और फिर उसको कार सहित घाटी में धक्का दे देना। ठीक है, मैं डॉक्टर को काम पर लगाता हूँ, उस सामने वाले आदमी ने कहा। विक्रांत को कोई आइडिया नहीं था कि आगे उसकी मौत इंतजार कर रही थी। क्या वाकई में विक्रांत ड्राइवर की चाल का शिकार होने वाला है? और क्या मिस्टर क्लाइड हंसू के साथ डील नहीं करने वाले? कैसे विक्रांत अपने आप को इन लोगों से बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विक्रांत की कार हिल एरिया की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। दोनों केस के बारे में बात करते हुए जा रहे थे कि तभी विक्रांत की तरफ सिद्धू देखकर बोला, सर एक बात कहूं, अगर आप गुस्सा ना करें तो। विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया। सर आप कहीं पर भी अकेले मत जाया करें, अभी भी आपकी हालत थोड़ी। सिद्धू ने अपनी बात बीच में ही रोक दी, लेकिन विक्रांत समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था। अचानक जैसे ही राइट घूमकर विक्रांत की कार मुड़ी, सामने से एक ट्रक तेजी से आता हुआ सीधा विक्रांत की कार से टकरा गया। कार 2-3 बार पलटकर सड़क किनारे जा लगी। फिर उस ट्रक से एक आदमी उतरा। उसने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब नीचे आइए, शायद मरीज को आपकी जरूरत है। अभी ट्रक और विक्रांत के बीच में कुछ दूरी थी। इधर विक्रांत के सर पर चोट लगी थी। उसने अपने साइड में देखा तो सिद्धू का भी खून बह रहा था। विक्रांत ने उल्टी पड़ी कार से बाहर निकलते हुए सिद्धू से कहा, सिद्धू सिद्धू ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। इतना कहकर विक्रांत कार के गेट का शीशा तोड़कर बाहर निकला और उसने सिद्धू को भी अपना हाथ देकर बाहर निकाला। इधर डॉक्टर ने ट्रक से उतरने के बाद धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। सारी की सारी गोलियां विक्रांत की कार को लग रही थी। विक्रांत चिंता में बोला, तुम यहीं इसके पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूँ। विक्रांत सर मैं देखता हूँ, आप रुकिए। सिद्धू की बात पर विक्रांत बोला, नहीं पिस्टल एक ही है, तो मुझे संभालने दो। विक्रांत के पास पिस्टल थी और सामने डॉक्टर के पास ऑटो गन। मुकाबला एक तरफा होने वाला था। तभी डॉक्टर ने फायरिंग बंद की और ट्रक ड्राइवर ने बोला, डॉक्टर साहब मरे हुए मरीज पर कितनी गोलियां वेस्ट कर दी आपने। यह सुनकर डॉक्टर घूर कर ड्राइवर को देखने लगा, फिर दूसरी गन लाने के लिए वापस से कदम ट्रक की तरफ बढ़ा दिए। तो वहीं ड्राइवर को लग रहा था कि विक्रांत और उसका साथी मारे जा चुके हैं। तो उसने जैसे ही कार के पास कदम बढ़ाए, विक्रांत कार के पीछे से थोड़ा बाहर निकलकर आगे आया और ड्राइवर पर पिस्टल तानते हुए बोला, किसने भेजा है? यह सवाल सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, भैंस की आंख डॉक्टर साहब ये तो। अभी उस ड्राइवर ने डरते हुए इतना ही कहा था कि तभी विक्रांत की पिस्टल से निकली गोली ड्राइवर को लगी। डॉक्टर ने आवाज सुनकर जल्दी से गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। विक्रांत को फायर करने लगा, जिससे डॉक्टर के पैर में गोली लगी और वो गन सहित वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। विक्रांत ने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, बोल किसने भेजा है तुम्हें? यह सवाल सुनकर डॉक्टर ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उसने हिम्मत करके ऑटो गन से विक्रांत पर 2 बार फायरिंग कर दी। विक्रांत भी वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। ये देखते ही सिद्धू तेजी से भाग कर आया। विक्रांत सर, विक्रांत सर, सर आंखें खोलिए। सिद्धू के बहुत बार बोलने पर भी विक्रांत कुछ नहीं बोला। विक्रांत के शरीर से खून निकलकर तेजी से बह रहा था। सिद्धू ने रूही को कॉल करके बोला, मैम जल्दी आ जाइए, विक्रांत सर, विक्रांत सर। सिद्धू की इस आवाज से रूही भी डर गई तो उसने पूछा, क्या हुआ विक्रांत को बताओ, क्या हुआ? हम हिल एरिया जा रहे थे, 2 लोगों ने अचानक हम पर हमला कर दिया। विक्रांत सर को गोली लगी है, प्लीज आप जल्दी करें, प्लीज जल्दी आइए, सिद्धू ने हांफते हुए कहा। जिसके बाद रूही पूरी पुलिस फोर्स के साथ निकली। विक्रांत को 1 घंटे के अंदर सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त रूही, आद्या और सिद्धू मौजूद थे। रूही सिद्धू से बोली, तुम्हारे सर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। उस ट्रक वाले आदमी की कैसी कंडीशन है अभी? सिद्धू के सवाल पर रूही ने जवाब देते हुए कहा, उसे भी 1-2 गोली लगी, तो जैसे ही वो बेहतर होगा हम उससे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त विक्रांत की कंडीशन बहुत सीरियस है, मुझे विक्रांत की फिक्र हो रही है। अभी रूही की बात खत्म ही हुई थी कि तभी कॉरिडोर से मिस्टर देवराय आते दिखे, जो कि तेजी से भागते हुए आ रही थी। रूही ने मिस्टर देवराय को आता देख आद्या से कहा, तुम यहीं रहना, मैं आती हूं। इतना कहकर रूही ने अपने कदम मिस्टर देवराय की तरफ बढ़ाए। मिस्टर देवराय ने रूही के पास आते ही पूछा, कैसा है विक्रांत?
रूही ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, बहुत सीरियस है सर, 8-9 गोली लगी है। रूही की इस बात पर मिस्टर देवराय कुछ कहते, तभी उनकी नजर एक सफाई करने वाली औरत पर पड़ी जो कि फर्श पर गिरे खून को साफ कर रही थी। मिस्टर देवराय ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। रूही की बात पर मिस्टर देवराय गुस्से में कहने लगे, मुझे मेरे बेटे से अभी मिलना है और मिलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिस्टर देवराय ने तेजी से वार्ड की तरफ कदम बढ़ाए जहां विक्रांत को एडमिट किया गया था। पर जैसे ही मिस्टर देवराय अंदर जाने वाले थे कि तभी एक डॉक्टर ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर देवराय पेशेंस रखें, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, अभी आप विक्रांत से नहीं मिल सकते। उस डॉक्टर की इस बात पर मिस्टर देवराय रुके, लेकिन उनकी आंखें भर आई। जिसके बाद मिस्टर देवराय ने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मिस्टर देवराय, एक पुलिस वाले होकर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उस डॉक्टर ने कहा। जिसके अगले ही सेकंड मिस्टर देवराय ने एकदम से उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, सुन, ध्यान से सुन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। मिस्टर देवराय अपना आपा खो चुके थे, लेकिन तभी रूही और आद्या ने मिस्टर देवराय को पकड़कर पीछे खींचा और फिर रूही ने कहा, सर क्या कर रहे हैं आप, प्लीज अपने जज्बातों पर कंट्रोल करें। उस डॉक्टर ने अपना कॉलर सही करते हुए कहा, ये याद रहेगा। जिसके बाद मिस्टर देवराय वहीं बेंच पर बैठ गए, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। तो रूही ने धीरे से कहा, जिन लोगों ने विक्रांत पर अटैक करा उनमें से अभी एक जिंदा है, उसका भी इलाज चल रहा है। जैसे ही नॉर्मल होता है हम उससे पूछताछ करके पता कर लेंगे कि उन्हें किसने मारने के लिए भेजा था। रूही की इस बात पर मिस्टर देवराय ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर 1-2 मिनट बाद हिम्मत कर कहा, मुझे मेरा बेटा वापस से फील्ड पर चाहिए, ये कोई मामूली केस नहीं है, इस बार मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मिस्टर देवराय की इस बात में जिद और पागलपन दोनों साफ नजर आ रही थी। तो साइड में खड़ी आद्या ने मन ही मन कहा, कैसा बाप है, अंदर बेटा मौत से लड़ रहा है और इनको अभी भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। सच कहते हैं, पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मन, इनसे तो रिश्ते ही नहीं होने चाहिए। तभी सिद्धू आते ही बोला, सॉरी सर, मैं विक्रांत सर को। अभी सिद्धू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मिस्टर देवराय ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए वापस फील्ड पे एट एनी कॉस्ट। मिस्टर देवराय का गुस्सा देख सभी घबराए हुए थे। जिस तरह उन्होंने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा था, ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई पुलिस वाला ऐसा कर भी सकता है। लेकिन वो लाचार थे क्योंकि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर मिस्टर देवराय खड़े हुए और उस खून साफ कर रही औरत की तरफ इशारा करते हुए बोले, क्या वो विक्रांत का खून है जो वो साफ कर रही है? ये सुन के रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। जिसके बाद मिस्टर देवराय ने कहा, उसे बोलो अभी ना करें। जी सर, रूही ने सहमी सी आवाज में कहा। जहां एक और विक्रांत के पापा मिस्टर देवराय अपने बेटे को लेकर हद से ज्यादा जज्बाती हो रहे थे, तो वहीं अंदर बेड पर लेटा विक्रांत मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर विक्रांत की बॉडी से बुलेट निकालते जा रहे थे। 7 बुलेट्स निकाली जा चुकी थी। तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, ये कोई आम आदमी नहीं लगता, इतने बुलेट्स लगने के बाद भी अब तक सांसें चल रही हैं इसकी, कैसे? ये हम सब जैसा ही है, बस चमत्कार हो गया है, इसलिए अब तक जिंदा है। लेकिन चमत्कार इसे कब तक जिंदा रख पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा। विक्रांत के शरीर से एक एक कर सारी बुलेट्स निकाल ली गई, लेकिन विक्रांत की हालत में सुधार नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में मिस्टर क्लाइड अलीजा के साथ एक डीलर से मिलने आए हुए थे। मिस्टर क्लाइड सामने बैठे डीलर से कहने लगे, बेशक ये हमारी पहली डील होगी, लेकिन यकीन करो मैं बेस्ट माल सप्लाई करता हूँ, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो नेक्स्ट डील के लिए तुम खुद मुझे सामने से कांटेक्ट करोगे, नो डाउट। आपका ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना क्लाइड साहब, हम भी जरा इधर उधर नजर रखते हैं, और नजर रखने से पता चला है कि आप हंसू के वहां नाश्ता पानी कराएं, तो अब इस डील का कोई मतलब नहीं रहा। उस सामने बैठे डीलर ने कहा, क्या तुम हंसू से डर रहे हो या तुम्हें डील अपनी औकात से बाहर लग रही है? मिस्टर क्लाइड ने कहा। मिस्टर क्लाइड की इस बात पर वो डीलर हंसते हुए कहता है, बहुत जीनियस हैं आप, उकसाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं जो किसी की बातों में आकर डील कर ले या डील से पीछे हट जाए। यहाँ सारा खेल प्रॉफिट और रिस्क का है, तो मैं क्या समझूं फिर? मिस्टर क्लाइड ने पूछा। जिसके जवाब में उस सामने बैठे डीलर ने कहा,
यही कि हंसो के घर जो चाय पानी पी ले, हमारे यहाँ फिर उसे कोई दूसरा डीलर चाय पानी का नहीं पूछता। आपकी इज्जत करता हूं इसलिए बता रहा हूं। अभी कोई और डीलर आपके हाथ नहीं लगेगा, और गलती से कोई नया खिलाड़ी लग भी गया तो मारा जाएगा। डीलर के इस बात से मिस्टर क्लैड और अलीजा दोनों समझ गए कि समंदर में रहकर वेल से दुश्मनी लेना या उससे मुकाबला करना इस वक्त तो बेवकूफी होगी। लेकिन मिस्टर क्लैड का दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि जिस आदमी के डर से कोई और डीलर डील करने को तैयार नहीं, वो आफ्टर डिलीवरी अगर पेमेंट देने से इनकार कर देगा तो मिस्टर क्लैड क्या करेंगे? वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। सोचते हुए मिस्टर क्लैड खड़े हुए, जिसके बाद अलीजा भी सोफे से उठी। डीलर ने एक तोहफा देते हुए कहा, ये लीजिए, मिस्टर हंसू ने आपके लिए भिजवाया है। ये सुन के मिस्टर क्लैड को एक और बड़ा झटका लगा कि हंसू जानता है कि क्लैड किन नए डीलर से मिल सकता है, इसलिए हंसू ने पहले ही उनको अपना बना रखा है। तो फिर मिस्टर क्लैड ने उस बॉक्स को लेते हुए कहा, थैंक्स। जहां एक और मिस्टर क्लैड का माल नेपाल में पिछले 13 घंटे से पड़ा है और उससे ज्यादा देर तक रखा भी नहीं जा सकता, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय से एक डॉक्टर ने कहा, आपके सिग्नेचर की जरूरत है। विक्रांत की तबीयत में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है, वो कोमा में चला गया। हम अभी के लिए उसे वेंटिलेटर पर रख रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर देवराय के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विक्रांत को अब होश में लाया जाए। कोमा की बात ने उनका दिल ही चीर डाला। क्या वाकई में विक्रांत मौत से जंग हार जाएगा? क्या विक्रांत की जगह कोई नया ऑफिसर आएगा? कैसे क्लैड की काली करतूतों का पर्दाफाश होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।